प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। पेट सीरीज के तहत 2 वीडियो आपको दी जा चुकी हैं। जैसा कि सिलेबस है अपना सामान्य अध्ययन के सिलेबस के तहत जो पहला भाग है भारतीय इतिहास, और उसके तहत हम पढ़ रहे हैं पहला खंड उसका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ध्यान ये रखना है कि जो वो विद्यार्थी हैं जिनको पेट नहीं देना है या इसके आगे पेट के अलावा जिनको एसआई देना है, समीक्षा अधिकारी देना है, वो भी बेचैन ना हों, उनके लिए ही वीडियो बन रही है। उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे संविधान हम लोगों ने 51 का तक पढ़ा है, हम उसको आगे बढ़ जाएंगे जल्द ही। भूगोल हमारा 2 चैप्टर हुआ है, उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। और हिस्ट्री की भी क्लास जल्दी ही शुरू होगी। अब थोड़ी सी समस्या आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वाइट बोर्ड है और कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। लिखनी इसलिए कि अगर हम पढ़ाते समय अगर उसको लिखें तो जो समझाने की तारतम्यता है, जो समझाने का जो सीक्वेंस है, वो टूट जाता है। और वैसे भी उस जब पढ़ाते समय लिखा जाता है तो लिखावट भी तेज करनी पड़ती है, तो वो राइटिंग भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप लोग डिजिटल बोर्ड पे अन्य क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहाँ भी तो पहले से लिखा होता है, फिर वो उसका एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे आसानी होती है। तो इसलिए मुझे भी लिखना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा मतलब समय लेता है। तो आप लोग भी थोड़ा धैर्य बना के रखिए। आप लोग का अगर सहयोग रहा तो जल्द ही ये वाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा। और अभी जब आप स्क्रीनशॉट लिए, अब पूरी वीडियो हम लोग जैसे कि मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा वेट किया करिए। जैसे बोर्ड बड़ा है तो एक जब इधर मैं पढ़ाता हूँ तो इधर वाला खाली रहता है, जब मैं इधर चला जाता हूँ तो इधर वाला खाली हो जाता है। तो जब स्क्रीनशॉट लेना हो तो उस समय वीडियो को वहाँ पे सेटिंग पे जाइए और वहाँ से उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। ठीक, और वहाँ एक ऑप्शन आता है जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कितने MB में चल रहा है या KB में चल रहा है, तो वहाँ से आप बढ़ा लेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से जो है ऑटो कर दीजिए उसको, तो इससे आपका MB भी बचेगा, काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे आप लोग। हाँ, बोर्ड डिजिटल होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई डिजिटल होनी चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो पढ़ाई है उसमें कमी ना हो। वो डिजिटल क्या 4K में मैं आपको दूंगा, जितना यहाँ बताऊंगा, जो सब बताते हैं वो तो होगा ही, जो कोई नहीं बताता वो भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ लगे रहिए। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में। 2 स्थलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज कुछ स्थलों को देखेंगे और उम्मीद ये रहेगी कि आज पूरी हड़प्पा सभ्यता हम खत्म कर लेंगे, भले ही ये वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे की हो जाए। ठीक है, क्योंकि 50 दिन का टारगेट है। तो आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि वीडियो को पूरा एक बार ध्यान से देख लिया कीजिए, खाना पूर्ति ना किया कीजिए, नहीं तो वहाँ से हो जाएगा मामला गड़बड़। तो जो हम लोगों ने 40-45 का टारगेट बनाया है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पेट के एग्ज़ाम के तहत अगर मेरिट कम आ जाती है और जो अगली परीक्षा वो लेंगे जिसको वो कहते हैं मुख्य परीक्षा, जैसे मान लेते हैं लेखपाल की वैकेंसी आ गई, अब आपका स्कोर हुआ 60-62, तो कैसे संभव होगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ 40-45 खींच लेते हैं तो 5 हिंदी में खींच लेते हैं, 5 रीजनिंग में खींच लेते हैं, 2-3 इंग्लिश में खींच लेते हैं, कुछ मैथ में खींच लेते हैं, तो वो आंकड़ा पहुँच जाता है 70-75, और उतना ही हमको लेकर के चलना है। और 75 से ऊपर जाते हैं तो और अच्छी बात है। जिनका मैथ अच्छा है वो सारणी पे थोड़ा फोकस कर ले, एक सारणी भी अगर ठीक से कर लिया तो 10 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद ये है, अब करंट की भी क्लास जल्दी ही दूंगा पेट से संबंधित। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये पेट और UPP जैसे वनडे एग्जामों के लिए ये पूरी क्लास उसी तरह इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिएगा कि UPP में कुछ अलग हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको भी देखते रहेंगे तो आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगला स्थल जो है, जो मैं इस सीरीज के तहत लेके आ रहा हूँ, तो 2 हम लोग देख चुके हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगला स्थल चनमुद्रो। तो जैसे वहाँ देखा था वैसे यहाँ भी देखना है। किस देश में, तो ये पाकिस्तान। मैं फिर से याद दिला दूँ, हमने क्या देखा था, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो 3 देशों में विस्तृत हैं वर्तमान, एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और भारत। तो ये चनमुद्रो है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के किस प्रांत में, सिंध प्रांत में। अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और नदी की बात कर लें तो सिंधु नदी के बाएं तट पर। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर, तो दाएं तट पर। ऐसे मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा, आप मन में आंसर दे लिया करिए, तो मुझे ऐसा लगेगा या आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग आमने सामने ही हैं।
ठीक है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर था मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो कहाँ पे है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की एनजी मजूमदार। ठीक है, इनके पूरे नाम पे अगर जाएं तो नानी गोपाल मजूमदार इनका नाम है। ठीक है, तो वहाँ तक हमको जाने की जरूरत नहीं है, नानी गोपाल मजूमदार पर एनजी मजूमदार से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, खोज और उत्खनन, दोनों चीज़ें अलग अलग लोगों ने की। तो खोज की एनजी मजूमदार ने 1931 में। ठीक है, तो जहाँ ऐसे दो पार्ट में हो जाए तो ध्यान बना लेना है कि पूछने वाला यही से वो समझ लेता है कि कौन सा क्वेश्चन उसको पूछना है। अब उत्खनन इसका किसने किया, चन्हूदड़ो का, तो 1935 में मैके द्वारा। ठीक है, तो 1935 में जॉन हेनरी मैके इनका पूरा नाम है, इन्होंने जो है इस स्थल का उत्खनन किया। अब ये देखना होगा कि यहाँ से क्या क्या मिला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको साक्ष्य मिले वो मनके बनाने का कारखाना। मनके क्या है, जो इसको ऐसे समझिए कि पहले जब हम गाय बैल ये जब पालते थे ना तो उनके गले में एक माला डालते थे, तो उसमें प्लास्टिक के या पत्थरों की जो है मोतियां लगी होती थी। तो वैसे ही मनके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वैसे ही मालाएं पहना करते थे, तो उसको जो बनाया जाता था तो उसको मनका कहा गया, और वो मनके बनाने का कारखाना हमको मिलता है चन्हूदड़ो से। ठीक है, अगला जो यहाँ साक्ष्य मिला, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा यानी मोहर मिली है जिसपे 3 घड़ियाल बने हुए हैं और 2 मछलियां बनी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। तो चन्हूदड़ो से ही एक हमको ऐसी ईंट मिली है कि उस ईंट पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि बिल्ली आगे आगे दौड़ रही थी, कुत्ता पीछे पीछे। ऐसा हुआ कैसे होगा, तो इसलिए हुआ होगा ना कि ईंट उस समय रही होगी कच्ची, बनाई गई होगी, धूप में सूखने के लिए रखी गई होगी, और उसी समय बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई हुई होगी, बिल्ली आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, तो उन ईंटों पे उन्होंने अपने पंजे के निशान छोड़ दिए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस हड़प्पा स्थल से हमें ऐसी ईंट मिली है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान अंकित हैं। ठीक है, अगला अगर देखें तो यहाँ भी इस पॉइंट पे भी ध्यान बनाकर रखना है कि चन्हूदड़ो हड़प्पा सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमको वक्राकार ईंटें मिली हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें मिली हैं। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह बना दिया, किसी पर्पज से बनाया गया होगा। जैसे मान लेते हैं पिलर, तो आज जो हम पिलर देख रहे हैं ना कि ऐसे ढाल दिया जाता है एक सांचे में, तो पहले जब पिलर बनता था इसके लिए अलग ईंटें होती थी। तो एक ऐसा स्थल जहाँ से हमको वक्राकार ईंटें मिले। अभी इतना ही समझना है, सीधी सी बात। क्वेश्चन आएगा कि किस हड़प्पा स्थल से वक्राकार ईंटें मिले, अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो। ठीक है, यहीं से हमको क्या मिला है, अलंकृत हाथी का खिलौना। अलंकृत का मतलब एक हाथी का खिलौना मिला है जिसे सजाया गया है, अलंकृत किया गया है। ठीक है, यहीं से काजल, कंघा, उस्तरा और लिपस्टिक के साथ। ठीक है, तो आज ही लोग यूज़ नहीं करते हैं, हड़प्पा वाले भी इनका प्रयोग करते थे, लिपस्टिक का, काजल का, कंघे का, उस्तरे का। तो इन चीज़ों के प्रमाण हमको कहाँ से मिल रहे हैं, चन्हूदड़ो से। ठीक है, आगे ध्यान रखना है, एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहाँ मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ जल निकासी के लिए पकी हुई मिट्टी की नालियों का प्रयोग किया गया है। जैसे आज हम प्लास्टिक की नालियों का प्रयोग करते हैं, और जब ये प्लास्टिक की नालियाँ नहीं थी तो उसके पहले मिट्टी की ऐसी पकी हुई नालियाँ आती थी गंदे पानी को निकालने के लिए। आज भी पुराने रेलवे कॉलोनियों में ऐसी पाइपें या ऐसी पाइपें पुराने सरकारी क्वार्टर्स में देखने को मिलती हैं जो घर के बाहर लगी होती थी। तो वो पहला स्थल है चन्हूदड़ो या हड़प्पा स्थल का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमको ऐसी पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ मिली हैं, वहाँ उसका प्रयोग किया गया है। इतना पॉइंट ध्यान रखना है चन्हूदड़ो में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्थल है वो है लोथल, इसके बारे में हमको ध्यान रख लेना है। ठीक है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्थिति कि कहाँ है, तो गुजरात में है, किस ज़िले में, अहमदाबाद। किस नदी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये जोड़ा जा सकता है कि भोगवा किसकी सहायक नदी है। जैसा कि आजकल के क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो जोड़ सकते हैं कि भोगवा किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है साबरमती की। ठीक है, तो भोगवा साबरमती की सहायक नदी है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में
भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा अगर ऑप्शन से गायब रहे और 4 नदियों का नाम दिया रहे तो हमको जाना है साबरमती पर, लेकिन अगर भोगवा गायब रहे, नीचे लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो जाना होगा इनमें से कोई नहीं पर। तो छोटे छोटे ट्रिक ध्यान में रखना होगा। इसकी खोज किसने की? 1954 ईस्वी में SR राव ने, ठीक है, और इन्होंने ही इसका उत्खनन कराया 1955 से 62 के बीच में। SR राव का पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव। तो वैसे पूरा नाम पूछते नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आपके एक बार सुना रहेगा ना तो दिमाग में रहेगा, शिकारीपुरा रंगनाथ राव। तो इन्होंने इसकी खोज की और इन्होंने ही इसका उत्खनन कराया, ठीक है। इसका उपनाम, लोथल को अन्य 2 उपनाम दिया गया, इसी को लघु हड़प्पा कहते हैं या लघु मोहनजोदड़ो, ये इसको उपनाम दिया गया। पीछे चलिए, जब हम लोगों ने पहली क्लास जब हमने हड़प्पा की ली थी तो वहाँ हमने नगरों के निर्माण के बारे में बताया था, और वहाँ कुछ अपवाद हमने बताए थे कि जो हड़प्पा के नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पे दुर्ग हुआ करता था और पूर्वी टीले पर नगर क्षेत्र हुआ करता था। और वहीं हमने एक अपवाद बताया था कि लोथल में 2 टीले नहीं मिले, लोथल में एक ही टीला मिला हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे टीला नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने शब्द यूज किया है वो पूर्वी भाग से, ठीक। तो पूर्वी भाग का मतलब ये मत आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि लोथल के पूर्वी क्षेत्र से, ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लोथल में एक ही टीला मिला हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी 2 अलग अलग टीले नहीं मिले, इसलिए टीले शब्द का प्रयोग हमने वहाँ पे नहीं किया, यही समझना है, ठीक है। पूर्वी भाग से एक गोदी बाड़े का साक्ष्य मिला है। कम से कम पूरे परीक्षाओं में देख लिया 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे अधिक बार, कि गोदी बाड़े का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है। सीधा सा आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है, किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए। अब लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर, गहराई 38 मीटर है इस गोदी बाड़े की। अब इस गोदी बाड़े में, जो गोदी बाड़ा का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाज आकर के रुकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हम क्यों कहते हैं, वहाँ ट्रेन आके रुकती है। बस स्टेशन, जहाँ बस आके रुकती है। वैसे गोदी बाड़ा ये शब्द हम डाक यार्ड अंग्रेजी में कहते हैं, और इसका प्रयोग हम इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे वो जहाज जो यात्री लेकर के आ रहे हो या माल लेकर के आ रहे हो, वो यहाँ पे मालवाहक जहाज रुकते थे। तो अब जब गोदी बाड़े में आ गए तो गोदी बाड़े में प्रवेश कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो गोदी बाड़े में प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में था, और इस प्रवेश द्वार की जो लंबाई थी या चौड़ाई कह लें वो थी 12 मीटर, ठीक है। तो ये काफ़ी डीप हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि गोदी बाड़े का साक्ष्य लोथल से, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसको उपनाम दिया गया, और इसकी खोज की SR राव ने 1954 में, और 1955 से लेकर 1962 तक इन्होंने ही इसका उत्खनन कराया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब कुछ चीज़ें इससे संबंधित, तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था कौन, लोथल। यहाँ से 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। युग्मित का मतलब युगल कह सकते हैं, ठीक है, युगल। अब स्त्री पुरुष को साथ साथ दफना दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे युगल लिखा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि दफनाने की प्रक्रिया से ऐसा नहीं लग रहा है कि उनमें क्या संबंध रहा होगा, ठीक। ऐसा इसलिए कि अभी हम पढ़ेंगे राखीगढ़ में भी हमें एक ऐसी युग्मित या युगल समाधि मिली है जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो प्रेमी जोड़े की समाधि होगी, ठीक है। तो उसी अंतर को अब समझना होगा, क्योंकि पुरानी किताबों में वो नहीं मिलेगा, नई किताबों में भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 कितनी समाधियाँ मिली हैं, 3 युग्मित समाधियाँ, यानी 3 युगल समाधियाँ, एक ही समाधि में एक स्त्री और पुरुष को दफना दिया गया है, ठीक है। तो इसी को कुछ इतिहासकारों ने मान लिया कि हो सकता है कि उस क्षेत्र में सती प्रथा प्रचलित हो। तो इसी तरह से हम ये मान लेते हैं कि सती प्रथा का अगर पूछे कि सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये आंसर हो जाएगा लोथल। आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना तो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य आएगा, तो वो है एरड़ अभिलेख, ठीक है। जब अभिलेखी साक्ष्य पूछेगा, ये छोटी छोटी पॉइंट पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य लोथल तक हमको चलना है, अभिलेखी साक्ष्य गुप्त काल में आ जाना है, उत्तर गुप्त काल में एरड़ अभिलेख, ठीक है। भानुगुप्त का एक लेख था, उसमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, ठीक। अब यहाँ से भी हमको क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है, फारस की एक मुद्रा मिली है, रंगाई का हौज मिला है, चावल और बाजरे का साक्ष्य, अग्निकुंड का अवशेष, घोड़े की मृण मूर्ति, ठीक।
और यहीं पे एक और चीज़ मिला है, वो है मम्मी का मॉडल। मिस्र सभ्यता में चलते हैं। मिस्र में क्या था, जब आदमी मर जाता था तो उसको एक लेप लगा के रख दिया जाता था, ऊपर एक पिरामिड नुमा बना दिया जाता था। उसी मृत व्यक्ति के उस शरीर को जिस पे वो लेप लगा के रखा जाता था उसको मम्मी कहते थे। ठीक है, तो यहीं से एक मम्मी का मॉडल मिला है, या कह सकते हैं मिट्टी की एक प्रतिकृति मिली है मम्मी की। ठीक, बस एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो भारत में नहीं है और किसी अन्य देश से आई है, तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं आएगी। और गोदीबाड़े का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला, लोथल से मिला। तो ऐसी सारी विदेशी चीज़ें यहीं से। फारस की मुद्रा यानी ईरान की मुद्रा हमको कहाँ से मिली, लोथल से। ठीक है, मम्मी का मॉडल लोथल से। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ भी हमको अग्निकुंड का अवशेष मिल रहा है और घोड़े की मृण मूर्ति यानी कि घोड़े की मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, अगले स्थल के बारे में बात करें। अभी देखिए पेट के हिसाब से इतना हमको ध्यान में रखना होगा, किसी अन्य क्लास के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे। सुरकोटड़ा, ये भी कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ, कच्छ जिले में। तो कच्छ रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ रेगिस्तान अमूमन जहाँ से शुरू होता है उसी के आसपास है सुरकोटड़ा स्थित है। तो बस ये ध्यान रखना है कि सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा 1964 में की गई थी। और यहाँ एक ही क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है कि इनमें से किस हड़प्पाई स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, तो वो अस्थि पंजर मिले हमको कहाँ से, सुरकोटड़ा से। समझ में आ गया। तो इतना विशेष पॉइंट है, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेगा। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। अब इधर वाले पे देखते हैं। तो अगला स्थल जो है वो है कालीबंगा, जो महत्वपूर्ण स्थल है। अब इसकी स्थिति कहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी स्थिति है राजस्थान के गंगानगर जिले में, मतलब आज का गंगानगर। सरस्वती प्राचीन नाम, और आज इस नदी को हम जिस नाम से जानते हैं, वहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, वो है घग्गर। और दृश्यद्योति प्राचीन नाम, आधुनिक नाम चौतंग। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी सरस्वती शब्द का प्रयोग करेगा, कभी घग्गर शब्द का प्रयोग करेगा, कभी दृश्यद्योति शब्द का प्रयोग करेगा, कभी चौतंग शब्द का प्रयोग करेगा पेपर बनाते समय। तो अगर हमें ये पता है कि सरस्वती का ही आधुनिक नाम घग्गर है और दृश्यद्योति का ही आधुनिक नाम चौतंग है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं। ठीक है, तो नदियों के बीच स्थित, लेकिन कभी कभी पेपर बनाते समय वो पूछ लेते हैं कि किस नदी के किनारे। तो अगर ऐसा कभी हो तो सबसे पहला आंसर हमारा सरस्वती या घग्गर। सरस्वती या घग्गर नहीं दिया हुआ है तब हम चलेंगे दृश्यद्योति या चौतंग पर। ठीक, अब इसकी खोज किसने की, यहाँ भी दो नाम आएंगे, इनको भी ध्यान में रखना है सन के साथ। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन किसने किया, 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापड़ द्वारा। ठीक है, तो 1952 में इसकी खोज हो गई थी, लेकिन उत्खनन शुरू हुआ इसका 1961 में। ठीक, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो इस कालीबंगा से सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, हल से जुते खेत का साक्ष्य। ठीक है, तो हल से जुते खेत का साक्ष्य कालीबंगा, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गोदीबाड़े का साक्ष्य लोथल, मम्मी का मॉडल लोथल, फारस की मुद्रा लोथल। यही सबसे की पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहीं से जब जूते हुए खेत का साक्ष्य हमको मिला, तो अब खेत कैसे जुता हुआ था। ठीक है, तो दो फसलों के एक साथ बोने का साक्ष्य, तो ये भी हमको मिलता है कालीबंगा से। और ये मैं बता दूं कि आज भी अगर एक ही खेत में हमको दो फसल लगानी होगी तो हम इसकी जुताई आड़ी तिरछी करेंगे। ये मान लेते हैं खेत है, पहले हम ऐसे जोत देंगे फिर ऐसे। ठीक है, तो ये जुताई, इसी को आड़ी तिरछी जुताई कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा। अगर यही क्वेश्चन बदल दे, पूछ ले कि आड़ी तिरछी जुताई का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि यहाँ से अग्निकुंड या अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कई जगह से हमको देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट में मैं देखूंगा कि एक जगह कर दूंगा कहाँ कहाँ से मिला है, लेकिन हमको भी ध्यान रखना है कि अग्निकुंड का साक्ष्य हमको कालीबंगा से भी मिला है। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक अग्निकुंड का साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिला। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कालीबंगा भी दिया हो, अभी लोथल में भी हमने देखा था कि लोथल में भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, लोथल भी दिया हो, तो पहला आंसर क्या लगाएंगे, कालीबंगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। और अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, युग्मित समाधियाँ वालों पे। ठीक है, यहाँ पे हमको एक मिला है कब्रिस्तान और 100 विसर्जन के 37 उदाहरण। 100 विसर्जन का मतलब जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको किस प्रक्रिया द्वारा
जो है सामान्य जनजीवन से हटाया जाता है। जैसे हिंदुओं में क्या है, दाह संस्कार, मुस्लिमों में क्या है, दफना देते हैं, ईसाइयों में क्या है, दफना देते हैं। उस समय क्या होता था, तो उस समय शव विसर्जन या कह सकते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। एक तो जलाने वाली विधि प्रचलित थी, दूसरी दफनाने वाली विधि जो है प्रचलित थी, और तीसरी थी आंशिक शवाधान। ठीक है, तो अभी ये 3 ध्यान में रखिए, आगे जब हम पढ़ेंगे ना इसी में, तो अभी मैं बताता हूँ क्या क्या। तो कब्रिस्तान का साक्ष्य, शव विसर्जन के 37 या 37 उदाहरण। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एक युगल या युग्मित समाधि। तो यहाँ संख्या है कालीबंगा में 1 और लोथल में कितनी थी, 3। तो यही की पॉइंट ध्यान में रखना है। जब पूछे कि इनमें से किस स्थल से 3 युग्मित समाधियाँ मिली तो लोथल, अगर पूछे कि किस स्थल से 1 युग्मित समाधि मिली तो कालीबंगा। अब अगर पूछ ले कि इनमें से किस स्थल से युग्मित समाधियाँ मिली और ऑप्शन में दोनों हो, लोथल भी हो और कालीबंगा में, तब क्या करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा मिली वही हमारा आंसर। अगर ऐसे केस में कालीबंगा भी है और लोथल भी है उस ऑप्शन में, तो हमको पहले किस पे जाना होगा, लोथल, क्योंकि लोथल से कितनी मिली, 3, कालीबंगा से 1। समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे देखिए, अंडाकार कब्रें। तो यहाँ से हमको कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जो अंडाकार हैं। ठीक है, तो मात्र एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ से अंडाकार कब्रें हमको मिल रही हैं, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। यहीं से एक ऐसा साक्ष्य मिला है कि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए जाने का प्रमाण, एक ऐसी खोपड़ी मिली है बच्चे की है जिसमें 6 छेद किया हुआ है। तो इससे लोगों ने अनुमान लगा लिया कि शल्य क्रिया का मतलब समझ में आ रहा है, शुद्ध हिंदी में शल्य क्रिया, अंग्रेजी में कह लें तो ऑपरेशन। ठीक है, तो शल्य क्रिया का माना जाता है कि प्राचीनतम उदाहरण। ठीक है, तो शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण कालीबंगा से, क्योंकि अभी राखीगढ़ में भी हमको एक ऐसी खोपड़ी मिली है, लेकिन राखीगढ़ बाद का है, तो इसलिए पहला आंसर कालीबंगा। ठीक, यही नगर टीले से हमको क्या मिली, अलंकृत ईंट का प्रमाण। तो नगर टीला कहाँ था, पूर्व में कि पश्चिम में, समझा रखा था ना, हम कहाँ रहते हैं, पूरब में, तो जाहिर सी बात है नगर टीला कहाँ पे, पूरब में। ठीक है, या पूर्वी टीला। यहीं से हमको अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। 2 चीज़ें अपने सामने आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने चन्हूदड़ों में देखा था, वहाँ पे वक्राकार ईंटें। अब कालीबंगा में हम देख रहे हैं, कालीबंगा में कैसी ईंटें, अलंकृत ईंटें। ठीक है, पीछे भी हमने देख रखा था, जब हमने देखा था भवन निर्माण या नगर निर्माण हड़प्पा सभ्यता का, तो वहाँ हमने एक अपवाद लिखा था कि हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में किया गया है, लेकिन कालीबंगा वो जगह है जहाँ पे मकान बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है और पकी ईंटों का प्रयोग नालियाँ, कुओं और दहलीजों के निर्माण में किया गया है। याद आया। ठीक, तो यहाँ के मकान कैसे थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे, स्पष्ट जल निकासी का अभाव। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि जब ऐसा पूछे ना कि कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल था जहाँ स्पष्ट जल निकासी का अभाव था। स्पष्ट का मतलब कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये नाली यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से जो है बड़े नाले में मिल जाएगी, वहाँ से नदी में या किसी तालाब में। तो हर जगह तो हमको ऐसा देखने को मिला, लेकिन यहाँ नाली के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। ये नहीं ध्यान में रखना कि नाली के प्रमाण हमको कालीबंगा से नहीं मिले, नाली के प्रमाण हमको मिल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट जल निकासी का प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, जल निकासी कहाँ, कैसे जल की होगी, अपने साफ जल की तो हम जल निकासी करते नहीं हैं, हमेशा जो अपने घर का जो गंदा जल होता है उसी की तो निकासी हम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नाली के प्रमाण तुमको मिले हैं, लेकिन स्पष्टता ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये नालियाँ कैसे बनाई गई थी, या कुछ लोगों ने अपने घर में बनाई, कुछ लोगों ने नहीं बनाई। समझ में आ गया। अब इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है कि कालीबंगा वो स्थल है जहाँ भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक, तो भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलते हैं कालीबंगा से। कई बार पूछा हुआ है, इतना भी कालीबंगा में ध्यान रखना। अगला स्थल जो अपना है वो है बनावली। तो बनावली कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, कालीबंगा में चाहे सरस्वती कह लें, चाहे इसको और दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, घग्घर। ठीक है, तो चाहे सरस्वती नदी के तट पर कह लें, चाहे घग्घर नदी के तट पर स्थित था। खोज इसकी 1974 ईस्वी में R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ से मिट्टी के हल की प्रतिकृति, उन्नत किस्म का जौ, अग्निवेदिका के साक्ष्य। ठीक है, ये तो सामान्य चीजें हो गई। हमको बनावली इसलिए याद रखना है कि बनावली वो हड़प्पाई स्थल है जहाँ जल निकासी का पूर्णतः अभाव मिलता है।
ठीक है, यानी बनावली में नाली नहीं। समझ में आ गया? कालीबंगा में थी, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि हर घर में थी कि नहीं थी, वो नाली कहाँ तक जाकर के मिलती थी। और बनावली में हम क्या देख रहे हैं कि बनावली में जल निकासी का पूर्णतः अभाव है, यानी बनावली में हमको नाली नहीं मिली। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस हड़प्पा स्थल से हमको नाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बनावली। जब ऐसा पूछे कि किस हड़प्पा स्थल से अस्पष्ट जल निकासी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। समझ में आ गया? अगला जो स्थल है वो विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, वो है रोपड़। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो भारत के पंजाब में। हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान के पंजाब में। और ये कहाँ पे है? भारत के पंजाब में। भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित। ठीक है, खोज इसकी किसने की थी? 1950 में बीबी लाल द्वारा, उत्खनन 1953-56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। यहाँ भी दो नाम आ रहे हैं, तो दोनों ध्यान में रखना है। पूछ सकता है कि रोपड़ की खोज किसने की थी या रोपड़ का उत्खनन किसने किया था? तो खोज की बीबी लाल ने, उत्खनन किया यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, और इस स्थल को हमको क्यों ध्यान में रखना है? दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमको इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसका आधुनिक नाम आज अगर हम जाएं इसको खोजने तो रोपड़ नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर कौन सा नाम मिलेगा? रूपनगर। ठीक है, तो रोपड़ का ही आधुनिक नाम रूपनगर। ध्यान क्या रखना है कि जब देश आज़ाद हुआ अपना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, भारत में उत्खनित प्रथम स्थल। तो स्वतंत्रता जब देश को मिली, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थित पहला हड़प्पाई स्थल जिसका उत्खनन किया गया स्वतंत्रता के बाद, वो है रोपड़। ठीक है, इसी में जो सबसे मेन पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है कि किस हड़प्पाई स्थल से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य हमको मिलता है रोपड़ से। ठीक है, नवपाषाण काल में भी एक साक्ष्य मिला है हमको बुर्ज होम से, कश्मीर से। वहाँ भी हमको एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया, लेकिन ये ध्यान रखना वो नवपाषाण काल की है। ठीक है, और ये किस काल की है? ये हड़प्पा के काल की है। हड़प्पा काल का वो स्थल जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हमको, वो स्थल है रोपड़। ठीक है, अगले पॉइंट में आए, एक छोटा सा स्थल और देख लेते हैं, रंगपुर। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और यहाँ नदी याद रखिएगा, कई बार पूछा है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के तट पर। ठीक है, इसकी खोज किसने की? 1954 ईस्वी में SR राव ने। ठीक, यहाँ से किसके प्रमाण मिले? दो चीजें हैं, एक तो मिला यहाँ से हमको धान की भूसी का साक्ष्य, और दूसरा हमको मिला ये वो हड़प्पाई स्थल है जहाँ से हमें एक ऐसा दुर्ग मिला है जो कच्ची ईंटों से बना हुआ है। और ऐसा कह सकते हैं कि केवल एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है जिसका दुर्ग कच्ची ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला जो स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा देखें तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर और मानसेहरा नदियों के मध्य स्थित खादिर द्वीप। ठीक है, अब इसी खादिर द्वीप को वहाँ की लोकल भाषा में वहाँ के लोग जो कहते हैं उसको, वहाँ के लोग इसी खादिर द्वीप को कहते हैं बैठ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक गांव। मैंने पूरा लिख दिया है, जितना क्वेश्चन में पूछता है वो सारी चीज़ें धौलावीरा के संदर्भ में। गुजरात राज्य हो गया, जिला हो गया कच्छ, अगर तालुका पूछ लिया तो भचाऊ, ऐसा पूछता नहीं है, मैंने वो दे दिया है आपको इन्फॉर्मेशन। भचाऊ, मनहर और मानसेहरा नदियों के मध्य एक द्वीप बना, उस द्वीप का नाम है खादिर द्वीप। आम भाषा में वहाँ के लोग अपनी लोकल भाषा में उसको कहते हैं बैठ, के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक गांव। ठीक है, इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में JP जोशी ने की थी। ठीक, इसका उत्खनन 1990-91 ईस्वी में RS विष्ट द्वारा किया गया। जैसा कि पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एकमात्र हड़प्पाई स्थल जो 3 भागों में विभाजित। आंसर क्या था अपना? धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, और बाकी नगर कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। लोथल 1, याद आया? ठीक, और ये पूरा जो धौलावीरा था इसकी संरचना आयताकार थी। ठीक है, आयताकार बसा हुआ था, 3 भागों में विभाजित था,
अब यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना है। पहला, विशाल जलाशय का साक्ष्य, ठीक है। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार है, यहाँ पे क्या है, विशाल जलाशय। लोथल पे क्या था, गोदीवाड़ा। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि पूछे विशाल जलाशय और दिमाग जाए वहाँ, ठीक मोहनजोदड़ो वाला जलाशय है तो विशाल मोहनजोदड़ो स्नानागार है तो जलाशय तो होगा ही, यहाँ तक जाना ही नहीं है। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, धौलावीरा में विशाल जलाशय का साक्ष्य, ठीक है। आगे इसमें देखना, यहीं से हमको एक प्रमाण मिलता है बांध बनाए जाने का, ठीक। तो बांध बनाए जाने का प्रमाण एकमात्र हड़प्पा स्थल से मिलता है और वो है धौलावीरा, ठीक है। नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है, ठीक। पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, सफेद पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिन पर पालिश की गई है, ठीक है। वो मात्र एक स्थल है धौलावीरा जहां से हमको सफेद पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिन पर पालिश की गई है, ठीक है। यहीं से हमको क्या मिला है, एक स्टेडियम की प्राप्ति मिली है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस हड़प्पा स्थल से हमको स्टेडियम मिला है, आंसर क्या हो जाएगा अपना, धौलावीरा, ठीक है। अब जब हमने देखा कि विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है, बांध बनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो जाहिर सी बात है पूरे हड़प्पा स्थलों में अगर देखा जाए तो धौलावीरा ने सबसे उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा जल प्रबंधन किया होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, किस हड़प्पा स्थल से सबसे उत्कृष्ट जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। किसी भी कीमत पे लोथल पे नहीं जाना है, लोथल पे गोदीवाड़ा मिला है लेकिन जल प्रबंधन के लिए नहीं था, वो जहाज़ों के आकर के वहाँ लगने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रख लेना है। एक अभिलेख मिला है जो 9 वर्ड वाला है, 9 वर्ड का मतलब 9 अक्षर। ध्यान रख लेना है कि हड़प्पा की लिपि कैसी लिपि थी, शुरुआत में मैंने बताई थी चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ, ठीक। और दूसरी भाषा में कहें तो संकेताक्षर। एक संकेत किसी न किसी अक्षर को व्यक्त करता था जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि 9 वर्ड वाला एक अभिलेख कहाँ से मिला, धौलावीरा। धौलावीरा में जो अभिलेख मिला उसमें कितने संकेताक्षर हैं, तो अभिलेख अगर पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 वर्ड, यानी कितने अक्षर थे उसमें, 9 अक्षर थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें तो इसके मुख्य द्वार पर साइन बोर्ड, साइन बोर्ड क्या है, साइन बोर्ड सबने देखा है, कोई ऐसा नहीं है जो आज ना देखा हो, ठीक है। जैसे हम लोग अपने इस चैनल का प्रचार करने के लिए कोचिंग जैसे ही कोई पोस्टर डालते हैं वो क्या हो गया, हमारे कोचिंग का हो गया साइन बोर्ड। किसी दुकान पे आप गए वहाँ पे लिखा हुआ है, किसी कोई भी नाम लिखा वहाँ लिखा हुआ ये जनरल स्टोर, वो साइन बोर्ड हो गया। मेडिकल स्टोर साइन बोर्ड हो गया, वो बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, मेडिकल स्टोर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि साइन बोर्ड की प्राप्ति कहाँ से हुई, आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि जो साइन बोर्ड मिला इसमें कितने अक्षर थे या वर्ड थे, तो 10 वर्ड। और कैसे हैं ये, संकेताक्षर। तो जो धौलावीरा में जो हमको साइन बोर्ड मिला जो 10 अक्षरों का साइन बोर्ड, तो यही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इससे दूर रखना है कि अभिलेख जो मिला उसमें 9 अक्षर और जो साइन बोर्ड मिला उसमें 10 अक्षर, ठीक है। अब जो ये साइन बोर्ड है ना, इसके जो 10 संकेताक्षर या जो 10 अक्षर हैं वो हड़प्पा सभ्यता की लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। नमूने का मतलब उदाहरण है। इतना बड़ा अक्षर हमको पूरे हड़प्पा सभ्यता में और कहीं नहीं मिलता है। इसी से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि एक तो गेट के पास मिला, दूसरे सबसे बड़े अक्षर थे, तो यहीं से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये जो है साइन बोर्ड रहा होगा, यानी दिशा सूचक या जगह को बताने वाला, ठीक है। तो साइन बोर्ड में कितने अक्षर, 10, और जो अभिलेख मिला उसमें कितने अक्षर, 9, याद रहेगा ना। तो ये इतनी प्रमुख चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये साइन बोर्ड है, फिर मैं रिपीट कर दूं, हड़प्पा सभ्यता के लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं, ठीक। जैसे कोई अभी हमको अपने मान लीजिए किसी दुकान का कोई साइन बोर्ड बनवा रहा है, तो साइन बोर्ड छोटा छोटा तो लिखेगा नहीं, इतना बड़ा लिखेगा कि दूर से ही आदमी उसको पढ़ ले, तो लिखावट के बड़े नमूने हो जाएंगे। तो वैसे ही इसको भी ध्यान में रखना है। तो इतना धौलावीरा के संदर्भ में अभी पढ़ना है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक स्थल जो चर्चा में है राखीगढ़, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। अभी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो ये भी कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, सरस्वती नदी घाटी में। तो अगर हमने नदी घाटी लिख दिया, लेकिन अगर नदी पूछे तो सरस्वती, या अभी थोड़ी देर पहले इसका हमने एक और नाम बताया था आपको कि सरस्वती को और किस नाम से जाना जाता था, तो आज इसका नाम है घग्गर, ठीक है। तो उस नदी घाटी में या घग्गर
नदी के किनारे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन अभी भी जारी है। ठीक है, तो उत्खनन होने के साथ नई नई चीज़ें हमको मिल रही हैं, नए जो है डाटा मिल रहे हैं। बस अंतर ये है कि जो किताबें हैं अभी उनमें ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो इसका प्रथम उत्खनन या पहली बार इसकी खुदाई का श्रेय दिया जाता है वो है अमरेंद्र नाथ को। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखना है कि सूरजभान ने राखीगढ़ की खोज की थी 1969 ईस्वी में और पहले उत्खननकर्ता थे अमरेंद्र नाथ। ठीक है, तो अब अगर इसको करंट के साथ जोड़ें, ठीक है, अगर करंट के साथ हम इसको अगर इस पॉइंट को जोड़ लें तो राखीगढ़ का जो उत्खनन हुआ है तो पूरे उत्खनन क्षेत्र को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बैठता है पूरे तीनों देशों में। ठीक है, जैसे हमने पीछे मोहनजोदड़ो का लिखा था 250 हेक्टेयर और वहाँ लिखा था कि सबसे बड़ा स्थल, लेकिन अगर करंट के साथ इसी क्वेश्चन को अटैच कर दिया जाए तो यही हमारे लिए समस्या हो जा रही है कि पेपर बनाने वाला करंट के साथ अटैच करके बना रहा है या पुरानी चीज़ों के साथ। तो मेरा ये मानना है कि हम करंट के साथ चलें जिससे कि साक्ष्य हम दे सकें। ठीक है, कल हमने इसलिए नहीं बताया था कि कल ही बताते तो आधे वहीं कन्फ्यूज हो जाते, तो अब यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ हमने भले ही लिखवा दिया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन करंट के साथ अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो करंट के साथ जोड़ने में हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर साबित होता है क्योंकि इसका जो विस्तार है वो 530 हेक्टेयर में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हम मोहनजोदड़ो लगा देते थे। अब ये पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो हम राखीगढ़ लगा देते थे। लेकिन अब जो उत्खनन हुआ उससे ये निकल के आ रहा है कि राखीगढ़ अभी और उत्खनन उसका होना बाकी है। ठीक है, सोथी संस्कृति से लेकर हड़प्पोत्तर काल तक, उत्तर हड़प्पा, विस्तृत हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल का मतलब हड़प्पा के बाद की अवस्था तक के चरण हमको मिले हैं, यानी कि 11 चरण यहाँ पे हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि 530 हेक्टेयर में ये नगर बसा हुआ है राखीगढ़। इसलिए अब अगर देखा जाए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, सबसे बड़ा स्थल बैठता है राखीगढ़। ठीक है, और मेरी जहाँ तक राय है कि अगर राखीगढ़ और मोहनजोदड़ो दोनों दिया हुआ है तो राखीगढ़ ही आंसर लगाया जाए सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के तौर पर। ठीक है, हमको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना इतिहास में, अगर नई खोजें हो रही हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हम मोहनजोदड़ो लगा दें, अब हम पुरानी किताबों का साक्ष्य दें और एग्जामिनर ना माने तो हमें भी अपडेट करना होगा। अगर वो दोनों दिया इसका मतलब राखीगढ़ लगवाना चाहता है, राखीगढ़ नहीं दिया तो हम चले जाएंगे मोहनजोदड़ो पर। तो ये ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ भूलना नहीं है। ठीक है, तो भारत में भी सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा सिद्ध हुआ? राखीगढ़ ही। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर पूछे कि भारत में हड़प्पाई सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ ही आंसर होना है, यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हमको अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं और यहीं से हमको 10 कक्षों वाला, यानी कि 10 कमरों वाला एल आकार का, अंग्रेजी के एल आकार का अन्नागार मिला है। ठीक है, पीछे चले तो अन्नागार हमको कहाँ कहाँ से मिल गए? हड़प्पा में भी मिले, मोहनजोदड़ो में भी मिले, लोथल में भी मिल गया और यहाँ आके हमको राखीगढ़ में भी मिल गया। ठीक है, तो ये बस अंतर क्या है कि यहाँ जो अन्नागार मिला वो 10 कक्ष हैं उसमें, या 10 कमरे बने हुए हैं और आकार कैसा है? अंग्रेजी के एल अक्षर जैसा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट पे ध्यान रखिए, एक ऐसी पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको कहा जा रहा है कि ये प्रस्तर की योगी की मूर्ति है, जो नमस्कार की मुद्रा में, जैसे आम भारतीय एक लोग हर दूसरे को हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, वैसे ही एक पत्थर की मूर्ति मिली है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बन रही है, इस पे ध्यान बना के रखिएगा कि नमस्कार की मुद्रा में योगी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली? तो राखीगढ़। ठीक है, हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत से बना हुआ एक तराजू हमको यहाँ से मिला है। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से भी एक युगल समाधि मिली है। पीछे थोड़ा सा याद करिए, थोड़े समय पहले 15 से 20 मिनट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? लोथल से 3 युगल समाधियाँ, कालीबंगा से 1 युगल समाधियाँ, लेकिन वो युगल समाधियाँ अलग तरीके की थी और यहाँ जो राखीगढ़ से जो समाधि हमको मिली है युगल समाधि, ये अलग तरह की है। तो इस समाधि को देख करके इतिहासकारों का ये मानना है कि ये किसी प्रेमी जोड़े की समाधि होगी। ठीक है,
तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेमी जोड़े की समाधि कहाँ से मिली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़। बस ये ध्यान रख लेना है, अगर युगल पूछा तो पहले लोथल पे जाएंगे, फिर कालीबंगा पे जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पूछ लिया कि प्रेमी युगल की समाधि, तब कहाँ जाएंगे, राखीगढ़ पे। तो ये 3 पॉइंट है, विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला स्थल अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, आलमगीरपुर, ठीक है। तो आलमगीरपुर के बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब हड़प्पा सभ्यता का हम लोगों ने विस्तार देखा था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वहाँ भी हमने देखा था। तो यहाँ क्या देखना है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला ध्यान रखना, इसकी खोज किसने की थी, तो खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई, ठीक। अब इसका उत्खनन 1958 में ही यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। मैंने नीचे लिख भी दिया है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीय स्थल, याद आया, जो 4 हमने बनाया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो वैसे हड़प्पा स्थल का हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम बांट दें तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हमें अभी तक हड़प्पाई स्थल मिले हैं, ठीक है। अब इतना तो हो गया मुख्य जगहों के बारे में, और एक चार्ट और मैं आपको दे रहा हूँ, पहले तो नहीं देने वाला था, लेकिन लगा कि हो सकता है कि भूले भटके एग्जामिनर ये सोचे कि देखें कुछ पढ़ा है कि नहीं, तो आपको 2-4 बार इसको दोहरा लीजिएगा, मेन याद रखना है। हमने कल क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मिलता है, तो उन 3 देशों में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं वही हमको देखना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान हमने पहला देखा, तो यहाँ से हमको 2 ही स्थल मिलते हैं, एक है मुंडीगाग और एक शुर्तगुई, ध्यान रख लेना है, मुंडीगाग और शुर्तगुई कहाँ पे, अफगानिस्तान। अब ये ध्यान मैं यहाँ बता दूँ, हाँ लेवल थोड़ा ऊपर होगा लेकिन सुन लेना जरूरी है कि ये जो अफगानिस्तान वाले स्थल है ना, ये जो मुख्य हड़प्पा स्थल है उनके बाहर के थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई लोग इनका प्रयोग अपने उपनिवेश के तौर पर किया करते थे, लेकिन हड़प्पाई थे इसलिए हम इसको हड़प्पा में रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा देश अपना क्या था, पाकिस्तान। तो यहाँ मैंने पाकिस्तान को 3 भागों में बांट दिया अपने सुविधा के अनुसार, तो आप भी चाहें तो 3 भागों में बांट लें, वैसे बांट के पढ़ें। अगर जैसे कोई भी नाम दे दिया, अगर दक्षिणी बलूचिस्तान नहीं दिया, सिंध प्रांत नहीं दिया, पंजाब प्रांत नहीं दिया, तो पाकिस्तान तो है ही है। अब ऐसे पूछ सकता है कि हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, तब हो जाएगा पंजाब प्रांत। मोहनजोदड़ो पंजाब के किस प्रांत में स्थित है, तब हो जाएगा सिंध प्रांत। सुतकांगेंडोर पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। अब ऐसा नहीं पूछा, खाली नाम दे दिया कि चन्हूदड़ो कहाँ स्थित है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो हो जाएगा पाकिस्तान। ऐसे ही तो मैंने अपने हिसाब से अरेंज कर दिया है, आप बस सुन लीजिए। पाकिस्तान में जो पहला भाग हमने बनाया वो दक्षिणी बलूचिस्तान, ये वो क्षेत्र है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। यहाँ जो मुख्य स्थल है वो है सुतकांगेंडोर, सोतकाकोह, डाबरकोट, बालाकोट, और जो सबसे अधिक याद रखना है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसलिए ध्यान में रखना है कि मेहरगढ़ वो स्थल है जहाँ से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो नाम आ गया है, वैसे ही तो हम पढ़ते तब जब हम पाषाण काल पढ़ते, नवपाषाण काल पढ़ते तब, लेकिन वो अपने सिलेबस में है नहीं। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि मेहरगढ़ वो जगह है जो पाकिस्तान में स्थित है, और पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगला रानागुंडई, नौशारो आदि। नौशारो इसलिए कि नौशारो से कुछ ऐसी मिट्टी की नारी की मूर्तियां मिली हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, ठीक। अगला पाकिस्तान में जो प्रांत है वो है सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में 2 सबसे महत्वपूर्ण, एक है मोहनजोदड़ो, एक है चन्हूदड़ो, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। आमरी, कोटदीजी आदि। तीसरा अगर देखें पाकिस्तान में तो पंजाब प्रांत। यहाँ अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, उसके बाद डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, सरायखोला आदि। तो पाकिस्तान में मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण स्थलों को ही लिखा है, लगभग 1500 से 2500 स्थल अब खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो सबका नाम हमको याद तो रह नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी काल पूरी तरीके से नगरीय नहीं हो सकता है। नगर होंगे, नगरों से छोटे नगर होंगे, उनसे भी छोटे नगर होंगे, फिर कस्बे होंगे, फिर गांव होंगे, समझे। तो ऐसे ही उसमें भी बंटवारा रहा होगा। तो उस हिसाब से देखें तो कई ऐसे हमको स्थल मिले हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको हम देख रहे हैं। अब जो हमको ध्यान रखना है वो है
भारत। तो भारत में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भारत के कितने राज्यों में हड़प्पाई स्थल मिले हैं। तो जब तक जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तब तक तो ये था 7 प्रदेश। लेकिन अब क्या हो गया, 6 प्रदेश हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो 6 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पूरे हड़प्पाई सभ्यता के स्थल भारत में मिलते हैं। अब जो ध्यान रखना है वो ये है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के कुल कितने प्रदेश में हड़प्पाई स्थल मिलते हैं। जैसे ये कुल वाला शब्द जोड़ेगा वैसे ही ध्यान रख लेना है हमको, 6 + 1 कर लेना है, चले जाना है 7 पर। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो स्थल हमको मिला है वो कौन सा है, मांडा। याद आया, ये भी तो आ चुका है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। ठीक है, मांडा। भारत के पंजाब प्रांत में जो स्थल हमको मिल रहे हैं वो है रोपड़, संघोल, डेर मजरा, चक छियासीबाड़ा, कोटल निहंग खान आदि। ठीक, तो ये कुछ नाम है थोड़ा टेढ़े वाले, वो ध्यान में रखना। जैसे कोटल निहंग खान पूछ सकता है, कोटल निहंग खान नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन में होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ऐसे तो हो जाएगा पंजाब। हरियाणा राज्य में आए तो यहाँ देखें तो अभी राखीगढ़ हमने पढ़ा ही, राखीगढ़, बनावली, मिताथल, सिसवल, बालू, कुड़ाल, और एक स्थल जो अभी चर्चा में है वो है भिर्राना। ठीक है, तो ये स्थित है हरियाणा में। अभी अपने सिलेबस का तो लेकिन बता देना चाहता हूँ कि जब जितने हड़प्पाई स्थल हैं जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई ना, तो भिर्राना की जब कार्बन डेटिंग की गई है तो भिर्राना पूरे हड़प्पाई स्थलों में सबसे प्राचीन हड़प्पाई स्थल साबित हो रहा है। ठीक है, अभी भी सोच जारी है। तो भिर्राना सबसे प्राचीन हड़प्पाई स्थल है या सबसे पुराना हड़प्पाई स्थल जो नगर में बदला। कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, अब राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल, रंगमहल, करणपुर, तरखानवाला डेरा, ठीक है, आदि। अब गुजरात वाले सिस्टम में हमको देखना होगा। गुजरात को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक, गुजरात में 2 खाड़ियाँ हैं, ऊपर कच्छ की खाड़ी और नीचे खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में 3 प्रमुख स्थल मिलते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, देसलपुर, सुरकोटड़ा, धौलावीरा। तो यहाँ से एक वो क्वेश्चन बनाते हैं कि इनमें से कौन सा स्थल गुजरात के कच्छ की खाड़ी में नहीं मिलता है। तो 3 तो इसमें से रहेंगे ही, और एक वो कोई भी जोड़ देंगे, लोथल जोड़ सकते हैं, रंगपुर जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, इनमें से कौन सा स्थल गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो 3 नाम वो खंबात की खाड़ी से उठा लेंगे और एक नाम वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में अगर देखें तो यहाँ कौन कौन से स्थल हैं, लोथल है, रंगपुर है, रोहदी, प्रभास, पाटन, सोमनाथ, भगतराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम, शिकारपुर आदि। और भी स्थल हैं, लेकिन मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा उतना मैंने बताया आपको। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश पे। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं, तो आलमगीरपुर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, आलमगीरपुर। और एक स्थल है बड़ा गांव और एक स्थल है हुलास। ये किस जिले में, सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से सीधे नाम देगा और पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में। ठीक है, तो 2 चीज़ें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ में ये ध्यान में रखनी है कि उत्तर प्रदेश का केवल पश्चिमी ही हिस्सा अभी तक है जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं या स्थल मिले हैं। वैसे ही राजस्थान का केवल उत्तरी हिस्सा, यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है वहीं से हमको जो है हड़प्पाई सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला इसमें है सनौली। ये कहाँ पे है, बागपत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ से लगभग 116 कब्रें मिली हैं और ये माना जा रहा है कि सनौली पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। ठीक है, तो सनौली इसलिए सनौली है, सोनौली अलग है, सोनौली बॉर्डर है नेपाल का, और ये क्या है, सनौली। और कौन सा जिला, बागपत। ठीक है, एक और मांडी, ये भी ध्यान में रखना है, कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में। तो उत्तर प्रदेश में ये 5 हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र में एक स्थल है जिसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद ताम्रपाषाण काल से ही प्रचलन में था और धीरे धीरे ये हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पाई स्थल के रूप में बदला। दैमाबाद से हमको एक कांसे की गाड़ी मिलती है जिसको एक नग्न पुरुष आकृति चला रही है। कांसे की एक बैलगाड़ी मिली है जिसको एक ऐसा पुरुष चला रहा है जिसने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। ठीक है, अब
दो चीज़ें यहाँ पे मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ, क्यों ही बताते हो सकता है भूल जाते, कि कालीबंगा। तो कालीबंगा किस राज्य में? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ क्या है? ठीक है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, वैसे ही धौलावीरा का अर्थ क्या है? तो धौलावीरा को दो भागों में बांट देते हैं, धौला और वीरा। धौला का मतलब सफ़ेद, वीरा का मतलब कुआं। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थल हो गए अपने। ठीक, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो 3 सेकंड के अंदर वो ले सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, और 3 नाम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो सेपरेट हैं, सीधे सीधे याद रखने हैं। इतना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आमरी कहाँ स्थित है, रोसदी कहाँ स्थित है, कुड़ाल कहाँ स्थित है। मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये पलट के देखना होगा। ठीक है, तो आमरी से हमको जो प्रमाण मिला है, वहाँ से हमको मिला है 12 सिंगे का प्रमाण। ठीक है, वैसे ही रोसदी से हमको हाथी का साक्ष्य मिला है, और कुड़ाल से हमको एक मिला है चांदी का मुकुट। ठीक, तो ये 3 सेपरेट इसलिए बताया जाता है कि ये 3 क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं सीधे ही, कि हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला, चांदी का मुकुट कहाँ से मिला, 12 सिंगे का साक्ष्य कहाँ से मिला, वो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और ये ध्यान रखना है कि नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर लगाने का प्रमाण। तो नौसारों से कुछ ऐसी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। इससे ये प्रमाण माना जा रहा है कि सिंदूर लगाने की परंपरा जो स्त्रियों के मांग में है, वो हड़प्पा काल से ही चली आ रही है। ठीक है, एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये 5 सेपरेट पॉइंट हैं जो ध्यान में रखने होंगे। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हो गए हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में। अब देखें इनकी व्यवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक संगठन। क्या कोई राजनीतिक संगठन था? आखिर इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता थी, तो जाहिर सी बात है कोई न कोई तो ऐसा होगा जो उसको चला रहा होगा। तो राजनीतिक संगठन कैसा था, कैसे वो प्रशासन करता था? तो समस्या यह है कि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई हड़प्पा सभ्यता की, इसीलिए तो हमने इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। तो जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हम इनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम बता नहीं सकते। तो यहाँ ध्यान रखना है कि स्पष्ट राजनीतिक संगठन के बारे में जो जानकारी है हमारी, वो अपर्याप्त है। हाँ, कुछ इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। किसी का कहना है कि यहाँ पुजारियों का शासन रहा होगा, जैसे एल बाशम इतिहासकार हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि हड़प्पा काल में पुरोहितों का शासन रहा होगा, यानी पुजारियों का शासन रहा होगा। वैसे ही डॉक्टर RS शर्मा ये कहते हैं कि हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग यानी व्यापारी वर्ग के हाथ में रहा होगा। वैसे मैके और हंटर, ये 2 ब्रिटिश विद्वान हैं, ये ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है वो जनतांत्रिक शासन था, यानी जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करते थे, इसलिए हमें कोई एक व्यवस्था के बारे में पता नहीं चलता है। तो विडंबना ये है कि जब तक हम ये लिपि पढ़ नहीं लेते, या लिपि जब तक पढ़ी नहीं जाती, तब तक हम राजनीतिक संगठन के बारे में जानकारी हमारी जो भी रहेगी वो अपर्याप्त रहेगी। ठीक है, अगला जो है वो सामाजिक संगठन। तो यहाँ भी समस्या यही है कि सामाजिक संगठन भी, इसकी भी जानकारी हमको तभी मिलेगी जब हम इस लिपि को पढ़ लें। लेकिन इनके मकानों को देख करके, जैसे मकानों में ये रहते थे, कोई मकान 2 मंजिला था, कोई मकान 1 ही मंजिला था, किसी मकान में 3-4 कमरे थे, किसी मकान में 2 कमरे थे, किसी मकान में 1 कमरे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि हाँ, यहाँ जो है सामाजिक विभाजन रहा होगा। तो इतिहासकारों ने प्रमुख तौर पर समाज को 3 वर्गों में इसमें विभाजित किया। पहला इनका मानना था कि एक विशिष्ट वर्ग का मतलब जैसे राजा हो गए, उनके मंत्री हो गए, ये एक वर्ग उन्होंने माना कि एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा। दूसरा उन्होंने मांगा कि जो अगर विशिष्ट वर्ग रहा होगा तो एक मध्यम वर्ग भी रहा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मध्यम वर्ग ही वो वर्ग है जो हमेशा, इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कहा गया कि खुशहाल मध्यम वर्ग। ठीक है, तो मध्यम वर्ग के बाद तीसरा इन्होंने जो विभाजन किया वो था कमजोर वर्ग। इसमें कृषकों को रखा गया, मजदूर आदि जो भी दिहाड़ी काम करने वाले थे या छोटे मोटे काम करने वाले थे, छोटे मोटे शिल्पकार थे, उनको इस तीसरे विभाजन में रखा गया। तो यहाँ भी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक मत से इतिहासकार ये मानते हैं कि सामाजिक संगठन ऐसे ही रहा होगा जैसे कि आज भी हमको देखने को मिलता है हर जगह पर। अगर किसी भी देश में हम देखें तो हम क्या देखते हैं, एक उच्च वर्ग होता है जिसके पास सबसे अधिक धन होता है, एक मध्यम वर्ग होता है जिसके पास औसत
ठीक ठाक पैसा होता है, और एक होता है निम्न वर्ग जिसके पास पैसे का अभाव होता है। तो उसी आधार पे इन्होंने भी ये माना कि नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ भी सामाजिक विभाजन ऐसे ही रहा होगा। जब तक हम लिपि पढ़ नहीं सकते तब तक हम ये नहीं कह सकते जैसे आज भारत का समाज जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है, क्या उस समय भी ऐसा बंटवारा था या नहीं, ऐसा जानने के लिए हमें वो लिपि पढ़नी होगी। ठीक, आर्थिक जीवन की बात करें तो इनके आर्थिक जीवन का आधार क्या था? तो इतिहासकारों का मानना है कि इनका आर्थिक जीवन 4 स्तंभों पर टिका हुआ था। पहला था कृषि, दूसरा था पशुपालन, तीसरा था शिल्प और चौथा था व्यापार। ठीक है, तो ये जैसे मैंने क्रम लिखा है ना, कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, तो ऐसे ही ध्यान में भी रखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता वासियों का सबसे प्रमुख कार्य क्या था। तो कार्य अगर पूछा तो कृषि। ठीक है, कोई भी नगर हो बिना एक उन्नत कृषिशील व्यवस्था के आसपास होते हुए वो नगर नहीं बसाया जा सकता। अभी सपोज करिए, मान लीजिए कि जो भारत का किसान है वो कह दे कि ठीक है हम अपने अनाज को बेचेंगे नहीं, और अगर किसान अपना अनाज बेचने से मना कर दे तो ये जितने शहर दिखाई दे रहे हैं 2 से 3 साल के भीतर ये सारे शहर खत्म हो जाएंगे। तो कृषि पे ही निर्भर है, तो जाहिर सी बात है किसी भी नगर के लिए जो नगर के निवासी हैं, मैंने एक वीडियो में जल्दी आपको बताया कि नगर और गांव में कैसे हम विभेद करेंगे। तो नगर के जो लोग हैं वो कृषि कार्य नहीं करते, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं, और नगर के लोग अन्य कार्य करते हैं, और जो कृषक द्वारा उपजाए गए जो भी अनाज होते हैं उनके ऊपर वो निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे ये देखना है हमको। दूसरा, कृषि के साथ हमेशा पशुपालन रहेगा ही रहेगा, और शिल्प। अब जब ये 3 रहेंगे तो व्यापार अपने आप होगा। जब आप शिल्प ज़्यादा बनाएंगे, कृषि उत्पादन ज़्यादा करेंगे, पशुपालन ज़्यादा करेंगे, तो अगर हमारी आवश्यकता से अधिक है तो हम क्या करेंगे, उसको तो बेचेंगे ही ना। तो बस ऐसे ही समझना है इसको। तो आर्थिक जीवन के मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। ये इसलिए ध्यान में रखना है कि ये व्यापार जो इस सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। समकालीन विश्व में अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया के साथ हम सिंधु घाटी सभ्यता वालों का व्यापारिक संबंध था। तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस समय की अन्य सभ्यताएं जो अफ्रीका में थी, अन्य देशों में थी, तो इन्हीं 2 सभ्यताओं में मुख्यतः यह व्यापार हमको मिलता है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता में भी था, लेकिन हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में देखें तो बाकी व्यापार होता था कि नहीं होता था इस बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है। हाँ, अगर हड़प्पाई लिपि पढ़ ली जाती या आगे चल के पढ़ ली जाएगी तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब इनके मनोरंजन के क्या साधन थे? अब अपने मनोरंजन के साधन तो इसमें एक मोबाइल हमारे पास है, सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन है हमारे पास, वो सब कुछ इसमें मौजूद है। मूवी देखना हो मूवी देख लीजिए, टीवी देखना हो टीवी देख लीजिए, गेम खेलना हो गेम खेल लीजिए, बात करना हो बात कर लीजिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं भी खाली चार्ज होना चाहिए, तो चार्ज होने के लिए लाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पाशे का खेल, शिकार, नृत्य, वादन का मतलब जैसे ढोलक बजाना और भी कोई चीज़ बजाना, तो नृत्य है तो वादन जरूर रहेगा। ठीक है, जैसे आप ही को कहा जाए कि चलो नाच के दिखाओ, तो जाहिर सी बात है जब तक कोई बाजा नहीं बजेगा, जब तक कोई गाना नहीं बजेगा, तब तक कोई नृत्य कर सकता है नहीं ना। तो जहाँ नृत्य होगा वहाँ वादन होगा। तो ये 4 इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ठीक है, अब अगले पॉइंट में ध्यान रखना है कि पकी मिट्टी, तो पकी मिट्टी से जो भी चीज़ें बनती हैं उनको अंग्रेजी में कहते हैं टेराकोटा। तो पकी मिट्टी के हल्के खिलौने ये कहाँ से मिले? ये हमको मिले मोहनजोदड़ो एवं बनावली से। तो पीछे हम लोगों ने भी देखा था कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के हमको साक्ष्य मिले। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तो हल तो रहा होगा, लेकिन अगर हम कांसे का हल लेते तो वो चल नहीं पाएगा, अगर हम तांबे का हल चलाएं तो भी नहीं चल पाएगा। लोहे का हल होना चाहिए, और अभी लोहे की खोज हुई नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वालों को अन्य धातुओं का ज्ञान था, लेकिन अभी लोहे का ज्ञान उनको नहीं हुआ है। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि उनके पास जो हल था, अगर हल के मिट्टी के खिलौने का प्रारूप मिला है, यानी कि हल का मिट्टी का खिलौना मिला है, तो हल रहा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो धातु का ना होकर के लकड़ी का रहा होगा। ठीक है, जो समय के साथ समाप्त हो गया। अब आगे ध्यान रखना है कृषि के संदर्भ में ही, तो सिंचाई के लिए नहर और नालों की व्यवस्था
नहीं थी। इसके कहीं भी से भी प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। तो सिंचाई कैसे होती थी? तो वर्षा जल द्वारा, नदियों एवं कुओं से। तो वर्षा जल तो ठीक है, लेकिन नदियों और कुओं से कैसे? तो यहाँ वही व्यवस्था है कि नदियों और कुओं से जल लाया जाता था और खेतों में डाल दिया जाता था। ठीक है, उसके लिए नालियाँ नहीं बनाई जाती थी। जैसे मैंने कल बताया था कि मोहनजोदड़ो और अन्य जो भी बड़े बड़े हड़प्पाई स्थल थे, हर घर में एक कुआं हुआ करता था। तो वो कुएं में नीचे से पानी नहीं आता था। क्या किया जाता था? कुएं में जो है पानी भर के डाल दिया जाता था, और जब पानी खत्म हो जाता था तो फिर उस कुएं को भर दिया जाता था। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी समझना है। तो वर्षा जल तो ठीक वर्षा से प्राप्त हुआ, नदियों से पानी ला करके खेतों में डाल देना, कुओं से पानी निकाल करके खेतों में डाल देना। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता वालों को कितनी फसलें ज्ञात थी? तो 9 फसलों को उनको ज्ञान था। ठीक है, तो यहाँ गेहूं, तो गेहूं की 3 प्रजातियां उनको पता थी, यानी 3 किस्मों के बारे में वो जानते थे। जौ की 2 प्रजातियों के बारे में उनको पता था। ठीक है, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल। ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत में ये 9 फसलों की जानकारी उनको थी। जैसे जैसे अन्य हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हो रहा है, वैसे वैसे और भी चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि कपास सैंधव लोगों की मुख्य फसल थी। अब यहाँ पे एक अंतर समझना होगा कि मुख्य फसल और मुख्य खाद्यान्न फसल। तो मुख्य फसल कोई भी हो सकती है, ठीक है, और खाद्यान्न फसल का मतलब कि जिसको सिर्फ खाने के पर्पज से ही उगाया जाए, यानी कि खाने के उद्देश्य से ही उगाया जाए। तो यहाँ भी उस विभाजन को ध्यान में रखना होगा कि अगर ऐसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता वालों की मुख्य फसल क्या थी, तो आंसर हो जाएगा कपास। लेकिन क्वेश्चन बदले और ये पूछे हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य खाद्य फसल क्या थी या मुख्य खाद्यान्न फसल क्या थी, तो गेहूं और जौ। ठीक है, तो मुख्य खाद्यान्न फसल हो गई गेहूं और जौ, मुख्य फसल हो गई कपास। समझ में आया? अब यहाँ एक चीज ध्यान रख लेना है, गन्ना ज्ञात नहीं था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गन्ने की जानकारी नहीं थी, लेकिन मीठे का प्रयोग वो करते थे। ऐसा नहीं है कि मीठे का प्रयोग वो नहीं करते, तो मीठे के लिए प्रयोग करते थे शहद का। ठीक है, तो गन्ना ज्ञात नहीं था, गन्ने की जानकारी इनको नहीं थी, मीठे के लिए प्रयोग करते थे शहद का। ठीक है, लोथल से आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। तो अगर आटा गेहूं पिसाने अगर आप जाते होंगे तो क्या देखते हैं कि 2 पत्थर की चक्की लगी होती है, गेहूं उसमें गिरता है और दोनों चक्की चलती है और गेहूं पिस जाता है और आटा बन जाता है। तो वैसे ही 2 चक्की के पार्ट हमको मिले हैं लोथल से। ठीक है, अब पशुपालन के संदर्भ में हम देख लें तो पशुपालन में जो कुबड़ वाला साँड़, ठीक, तो कुबड़ वाला साँड़ इनको सबसे अधिक प्रिय था। ठीक है, शेर का प्रमाण हमको किसी भी हड़प्पाई स्थल से अभी तक नहीं मिला है। अब कुछ का मानना है कि कुछ जगहों से शेर के प्रमाण हमको मिलते हैं, लेकिन अधिकतर का मानना है कि वो प्रमाण जो है हड़प्पा काल के काफी बाद के हैं। तो बाद में वो बात की बात है, जब स्पष्ट प्रमाण मिलेगा तो देखा जाएगा। तो पशुपालन में अगर पूछा जाए कि अब कौन कौन से पशु पालते हैं, तो बस हमने लिख दिया ना, शेर का प्रमाण नहीं मिलता है, तो शेर बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे वो जानवर नहीं पालेंगे जिससे उनको खतरा हो, जैसे बाघ, इसको पालेंगे नहीं। लेकिन अगर बाघ कोई पाल सकता है, गैंडा कोई पालेगा, तो जिनसे इंसानों को खतरा वो पालेगा ही नहीं। तो जो आज पालतू पशु है ना हमारे पास, या जिनको हम पाल सकते हैं, अमूमन वही पालतू पशु उस समय भी थे। जैसे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, हाथी, हिरन, मोर, खच्चर। ठीक है, और भी जिनको हम आज पाल सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया पशुपालन तक। अब आगे बढ़ते हैं। एक सबसे मुख्य पॉइंट ध्यान रखना है कि ऊंट, घोड़ा, गाय, शेर का अंकन किसी मुद्रा पर नहीं मिलता है। यहाँ मुद्रा का मतलब मोहर से समझिएगा। ठीक है, किसी भी मोहर पर हमको गाय बनी हुई नहीं मिली, घोड़ा बना हुआ नहीं मिला, ठीक है, ऊंट बना हुआ नहीं मिला, शेर बना हुआ नहीं मिला। चलिए ठीक है, शेर का तो प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो शेर तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि वो ध्यान में रहे।
कि शेर का भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ऊंट की हड्डियां हमको मिली हैं, घोड़े की हड्डियां हमको उत्तर हड़प्पा काल में हमको मिली हैं, गाय की हड्डियां भी हमको मिली हैं, लेकिन इनका अंकन किसी भी मोहर पे नहीं मिलता है। यानी कि ये बताता है कि ये उस समय के महत्वपूर्ण पशु नहीं थे। जैसा कि हम जब वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वहाँ क्या देखेंगे कि गाय सबसे प्रमुख हो जाती है, लेकिन हड़प्पा काल में गाय को उतना महत्व तो नहीं दिया गया। हड़प्पा काल में जो उनका सबसे प्रिय पशु था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, कुबड़ वाला बैल या सांड, ठीक है, वो उनको सबसे अधिक प्रिय था। तो ये ध्यान में रख लेना है, हड्डियां मिली हैं, ऊंट की मिली हैं, घोड़े की मिली हैं, गाय की मिली हैं, शेर की हड्डियां भी नहीं मिली हैं और शेर का कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ऊंट, घोड़ा, गाय की हड्डियां मिली हैं, लेकिन उनका साक्ष्य मिला है, लेकिन उनका अंकन किसी मुहर पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है, लोथल सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष भी हमको मिले हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा जब अपने आखिरी चरण में थी तब ऐसा हुआ होगा। वैसे बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान वाला, बलूचिस्तान के राना घुंडई से हमको घोड़े के दांत मिल जाते हैं। मोहनजोदड़ो से हमको ऐसा पता चलता है कि घोड़े के बारे में इनको पता था। लोथल, सुरकुटड़ा, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां मिल जाती हैं, मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। लोथल और नौसारों से घोड़े की मिट्टी की आकृतियां मिल जाती हैं। लोथल, सुरकुटड़ा और कालीबंगा से भी हमको घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो हड़प्पा के आखिरी चरण की हैं, ठीक है। तो यहाँ घोड़े वाले में दो चीजें ध्यान रखिएगा, लोथल और सुरकुटड़ा, यहाँ से हमको घोड़े के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब स्त्रियों की दशा, तो हड़प्पा काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रख लेना है कि स्त्रियों की दशा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, भातृ प्रधान, ऐसे चार ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। तो सैंधव समाज कैसा था, मातृ प्रधान। ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि सबसे अधिक जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं ना, वो नारी मृण मूर्तियां मिली हैं, यानी महिलाओं की। तो इसी आधार पर इतिहासकार ये व्यक्त करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता रही होगी, ठीक है। तो अब सीधा सा क्वेश्चन बन गया कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो मातृ प्रधान, ठीक। यहाँ पे एक सेपरेट है कि हड़प्पा से एक श्रृंगारदान हमको मिला है, हड़प्पा से श्रृंगारदान मिला है। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था किसी जगह से काजल, कंघा, उत्सरा और लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, किसी को याद आ रहा है, ठीक है, चनहुदड़ों से, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नौशारों में हमने क्या देखा कि ऐसे मृण मूर्तियां मिली हैं जिनकी मांग में सिंदूर लगा होने का साक्ष्य हमको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना था जो इसमें हमने जोड़ा है वो है शिल्प एवं उद्योग। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस पे ध्यान देना होगा। अब इनका यहीं पे है कि प्रमुख उद्योग क्या था, तो प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से भी सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको मिला है। तो मोहनजोदड़ो से एक बर्तन मिला जिसके ऊपर जो है सूती वस्त्र की छाप हमको दिखाई देती है। वैसे ही कालीबंगा से अगर देखा जाए तो एक उस्तरा मिला है जो सूती वस्त्र में लिपटा हुआ है, और मिट्टी के एक बर्तन के टुकड़े पर भी सूती वस्त्र की छाप हमको दिखाई देती है, ठीक है। जैसा कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा के सभ्यता के लोग कांसे के निर्माण में प्रवीण थे या कांसे के निर्माण से परिचित थे। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो 1 मिनट के लिए ले ले। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब कांसा कैसे बना। पीछे भी हमने देखा था कि तांबे में मिलाना पड़ा टिन, तो तांबे में जब मिला टिन तब बना कांसा। तो तांबा ये कहाँ से लाते थे, तांबा ये लाते थे राजस्थान की खेतड़ी की खान से और बलूचिस्तान से। और टिन कहाँ से लाते थे, तो अफगानिस्तान से,
ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है कि भले ही तांबे का इनको ज्ञान हो, टिन का ज्ञान हो, कांसे का ज्ञान हो, लेकिन सबसे अधिक उपकरण अभी भी पत्थर के ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। तो सिंध वाले तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान की खेतड़ी की खान से और बलूचिस्तान से। टिन कहाँ से इनको मिला? अफगानिस्तान से। अब लाता कौन था? तो उस समय जो आदिम प्रजातियां थीं जो इधर उधर घूमा करती थी, तो वो जब इन क्षेत्रों से हड़प्पाई क्षेत्रों में आती थी तो अपने साथ ये चीजें ले आती थी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि इनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, तकनीक कैसी थी। तो धातु की ढलाई से परिचित थे, मतलब धातु को पिघला लेना और किसी आकार के बर्तन में डाल देना जिससे कि वो एक आकार ले ले, इससे वो परिचित थे। और ये ध्यान रख लीजिएगा, पिछले बार पेट में ये पूछा था, ठीक, मधुचिष्ट विधि, लास्ट वैक्स ढलाई तकनीक, एक तकनीक है जैसे मोमबत्ती बनाई जाती है ना, उसी तरह इस तकनीक को भी जानते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है मधुचिष्ट विधि या लास्ट वैक्स तकनीक। ठीक है, इस तकनीक को भी वो जानते थे। फुट की जानकारी थी, क्यूबिट की जानकारी थी, नापने के लिए किसी भी चीज को फुट का प्रयोग करते थे, क्यूबिट का प्रयोग करते थे। उनके फिट के बारे में अगर देखा जाए तो आज अगर हम देखें तो उनका 1 फीट 37.6 सेंटीमीटर के बराबर होता था और 1 क्यूबिट 51.8 सेंटीमीटर या 53.6 सेंटीमीटर के बराबर होता था। और सर्वेक्षण के लिए सीपी यंत्र प्रयुक्त करते थे। ठीक है, सीपी का एक यंत्र बना हुआ था, किसी भी चीज को नापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। वो हमको कहाँ से मिला है? लोथल और मोहनजोदड़ो से ऐसा सीपी यंत्र हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब युद्ध प्रिय थे कि नहीं? तो जो सभ्यता कृषि प्रधान होगी, व्यापार प्रधान होगी, कोई भी व्यापारी आपसे लड़ना चाहेगा नहीं ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी युद्ध प्रिय नहीं थे, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति सजग थे। तो अधिकतर जो इनके हथियार मिले हैं वो तांबे के मिले हैं, कांसे के हथियार कम ही मिले हैं, और हथियार लड़ने वाले कम हैं, सुरक्षात्मक हथियार ज्यादा हैं। ठीक है, जो ये बताता है कि ये शांत प्रिय लोग थे, और ये इन्हीं की शांत प्रियता की वजह से कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि जब आर्य आए तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, लेकिन अब वो थ्योरी मान्य नहीं है। ठीक है, तो युद्ध संबंधी उपकरण सुरक्षा वाले मिले हैं क्योंकि इस सभ्यता का मूल आधार क्या था? कृषि और व्यापार। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ ऐसे मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पर जहाज और नौकाओं के चित्र अंकित हैं। ठीक है, अब जहाज और नौकाओं के चित्र अंकित हैं तो ये बता रहा है कि जो व्यापार हो रहा है या कोई चीज यहाँ से वहां लाई जा रही है वो जल मार्ग द्वारा ही पहुंचाई जा रही है। अब इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, लोथल से जलयान या नौका का मिट्टी का मॉडल मिला है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हड़प्पा संस्कृति के बाट का मतलब आज हम जब भी कोई सब्जी भी लेने जाते हैं, कोई भी चीज लेने जाते हैं तो 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो का बाट उसके पास होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाट कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता में भी बाट ऐसे थे, और वो बाट कैसे थे? 16 के गुणकों में प्रयुक्त होते थे या 16 के गुणक में विभाजित थे। ठीक है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है कि इसको समझाया गया 16 के गुणक में कैसे। अभी इतना ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृत के बाट 16 के गुणकों में विभाजित थे। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ठीक है, नियमित सिक्के नहीं थे। जो मोहरें मिली हैं वो प्रतीकात्मक थी, क्योंकि अगर सिक्के होते तो हमको अधिक मात्रा में मिलते। तो ऐसा माना जा रहा है कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, और जो व्यापार होता था वो विनिमय माध्यम से होता था। विनिमय माध्यम क्या है? लेन देन। जैसे किसी के पास गेहूं नहीं है, किसी के पास चावल नहीं है, तो जिसके पास चावल है उसको गेहूं चाहिए, अगले के पास गेहूं है उसको चावल चाहिए, तो आपस में दोनों बदल ले। तो इसी को कहते हैं विनिमय माध्यम। ठीक है, अब इनका जो अन्य देशों के साथ व्यापार होता था वो कहाँ से होता था? तो जाहिर सी बात है अरब सागर के तट से। ठीक है, क्योंकि गुजरात कहाँ पे है? अरब सागर के हिस्से, अरब सागर की ही तरफ तो है। तो और अभी हमने क्या पढ़ा कि लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह था, वहीं पे हमको गोदीबाड़े का साक्ष्य मिला, यानी कि जहाज वहीं आते थे, तो जाएंगे भी वहीं से। ठीक है, तो ये आज यहीं तक हम इसको रोकेंगे। ठीक, और जो चौथे वीडियो इसकी बनेगी वो होगी इसकी आखिरी। थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो रहा है, वो इसलिए लंबा हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता है काफ़ी महत्वपूर्ण। क्वेश्चन वो कहाँ से पूछेंगे ये बताया नहीं जा सकता कि वो कहाँ से पूछेंगे, तो एक ही सोल्यूशन है कि मेन चीज़ें पूरी पढ़ ली जाए।
तो आप लोग चिंता ना करिए, 50 दिन में ख़त्म होगा, ठीक है। हाँ, जो टॉपिक हमको लगेगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो वहाँ थोड़ा-सा हम लोग डीपली जाएँगे। वो ऐसा इसलिए जाना पड़ेगा कि अगर नहीं जाएँगे तो क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएँगे। बस आपका काम है कि जो वीडियो बनाई जाए उसको पूरा एक बार देख लीजिए और जो-जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, हमारे हिसाब से पूछेंगे तो सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको पढ़ने में लगे हाँ, पढ़ा हुआ पूरा होना चाहिए, सुना हुआ पूरा होना चाहिए, ठीक है? और अगर हो सके तो अपने नोट्स भी बना लीजिए। तो ये तीसरा पार्ट हम आपको दे रहे हैं और कल आपको चौथा पार्ट भी मिल जाएगा, यानी कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता खत्म कर लेंगे, ठीक है? और परसों से आ जाएँगे वैदिक काल पर। तो अमूमन 10 दिन का टारगेट है, ये पहला हम लोग का खत्म करने का जो उन्होंने हमको टारगेट दिया हुआ है भारत का इतिहास। रीज़न ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अब ये पहला टॉपिक था और पहले टॉपिक से क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं, तो इसलिए हमको इसको इतना लेके जाना पड़ रहा है। तो आप लोग भी धैर्य के साथ पढ़ लीजिएगा। जिनको यूपीपी देना है या अन्य कोई भी एक दूसरी परीक्षाएँ देनी है, वो भी इस वीडियो को देख लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेट वाले ही देखें, क्योंकि इतना इसमें मैंने जो है जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जितनी सामग्री चाहिए, उससे ज़्यादा ही मैंने इसमें रखी है, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तैयारी आप भी अच्छे से करिए, ठीक है? तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।